और जिसकी भाभी लंबी हो उसका भी बड़ा नाम है। दरवाजे पे खड़ा कर दो, पहरेदार का क्या काम है। अरे दरवाजे पे खड़ा कर दो, पहरेदार का क्या काम है। हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपके अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैंने बोला था कि मैं विभिन्न विषयों को चैप्टर वाइज यानी डिटेल्स में पढ़ाने का जो वादा किया, तो आज उन्हीं वादाओं को पूरा करते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो इतिहास से संबंधित है। तो इतिहास का सर्वप्रथम हम जिक्र करते हैं, इतिहास का कहाँ से उत्पत्ति हुआ और इसके बारे में हम जानेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो देखते हैं इसके बारे में। जैसे ये मान लेते हैं कि भारत का मेरा नक्शा हुआ, तो साथियों यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख है। यहाँ पे जम्मू है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और नीचे में तमिलनाडु है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो देखेंगे कि इनमें जो है भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। तो देखेंगे एक सबसे पहले कि ये भारत जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि उत्तर में हिमालय, यानी यहाँ पर जो है हमारे भारत में ये यहाँ पे उत्तर में हिमालय से फैला और दक्षिण में समुद्र तक ये फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है इतिहास में। यानी उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत, और दक्षिण में यहाँ जो है तट है, समुद्र है। और भारत के आपको पता है कि 9 राज्य जो है तट रेखा से लगता है, जहाँ पे कि 9 राज्य में ही बंदरगाह है। तो यानी उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में समुद्र में यह फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात होता है। तो यह जो है भारत के बारे में इतिहास में ऐसा कहा जाता है। तो फिर चलते हैं कि भारत का नाम जो है आपने सुना होगा विभिन्न प्रकार से, कि भारत का नाम आर्यावर्त है, भारतवर्ष है, इंडिया है, जम्बू द्वीप है। वो कैसे है, तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए, तो चलते हैं। जैसे सबसे पहले लिखते हैं आर्यावर्त, आर्यावर्त। उसके बाद है जम्बू द्वीप, उसके बाद है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। उसके बाद है इंडिया। जैसे आप लोग देखेंगे कि कथा जब सुनता है तो उसमें नाम दिए बोला जाता है भारतवर्षे, आर्यावर्ते, भारतखंडे, जम्बू द्वीपे। तो इसमें जो है एक भारतवर्ष का नाम, भारत का नाम भारतवर्ष भी आता है। तो देखिए, आर्यावर्त नाम इसलिए पड़ा कि यह भारत जो है, पहले जम्बू द्वीप के बारे में चलते हैं। जम्बू द्वीप यानी ये भारत का नाम पहले नामकरण नहीं हुआ था। तो यह जो है जामुन के वृक्ष के समान, यानी जामुन के वृक्ष के समान दिखाई देने के कारण जो है, यानी इनकी आकृति होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा था सर्वप्रथम। उसके बाद 1500 ईस्वी पूर्व में, 1500 ईस्वी पूर्व में जो है आर्य का भारत में आगमन हुआ था। तो आर्य का जो भारत में आगमन हुआ, तो उनके अनुसार जो है, यानी उन्हीं के आने के क्रम में जो है आर्य के जो है पूरे भारत में फैलने के कारण इस देश का नाम आर्यावर्त फिर पड़ा। उसके बाद आर्य में ही जो है एक कबीले हुआ करता था, भरत कबीले। ये जो है भरत कबीले आर्य के कबीले थे और ये जो है संपूर्ण भारत में प्रभुत्व अपना जो है वर्चस्व जमा लिए थे। और इन्हीं के बढ़ते वर्चस्व के कारण जो है इसका नाम भारतवर्ष भी कहा जाता है। किन्हीं यानी कि भारत का नाम जो है
एक इसके अनुसार जो है, आर्य के अनुसार भारतवर्ष इस प्रकार से भी पड़ा था। भारत जो है इसके कबीले थे उनके नाम पर। और उसके बाद आते हैं भारत का नाम, भारत जो है भारतवर्ष, यह कहा जाता है ऋग्वेद में कि ब्रह्मा के मुख से भी उत्पत्ति हुआ था, तो वो बात भी है। और उसके बाद कहा जाता है भारत का नाम जो है महाभारत और पुराण में, यानी कि महाभारत और पुराण में जो है भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। ऐसा इसलिए कि महाभारत में जो है एक राजा हुआ था दुष्यंत, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला। ये राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और वो पुत्र था भरत। यानी महाभारत और पुराण में भारत का नाम जो है भारतवर्ष इसलिए रखा गया कि महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो से उत्पन्न एक पुत्र हुआ था संतान, उसका नाम था भरत। और ये भरत जो है ऋषि मुनियों की तरह जो है ये अपना देश में, भारत में, संपूर्ण भारत में घूमते हुए रहा था और इस कारण से जो है यह प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए भारत को ऋषि मुनियों का देश भी कहा जाता है। तो रखिए कि भारत का नाम भरत जो है एक महाभारत और पुराण के अनुसार भारतवर्ष इस प्रकार से पड़ा। उसके बाद आते हैं हिंदुस्तान। तो साथियों हिंदुस्तान नाम जो है यह मुस्लिम इतिहासकार, मध्यकालीन जो है मुस्लिम इतिहासकार, इनके द्वारा जो है भारत का नाम हिंदू या हिंदुस्तान रखा गया, उनके द्वारा कहा गया है। और उसके बाद आते हैं इंडिया। इंडिया का जो है नाम यूनानी अंग्रेज द्वारा, यानी कि यूनानी अंग्रेज द्वारा जो है इस भारत का नाम इंडिया पुकारा गया। यानी ये यूनानी लोग जो थे भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया और मुस्लिम इतिहासकार हिंदुस्तान नाम से पुकारा था। तो इस प्रकार आप जान गए कि भारत के बारे में इतना नाम क्यों आता है। तो इसके बाद चलते हैं, इनमें आपको जो है दो शब्द फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह उसके बाद देखिए इसमें आता है क्या, एक आता है प्रागैतिहासिक काल और एक आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और एक है ऐतिहासिक काल। यानी ये देखिए प्रयाग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इनके बारे में पहले जानना जरूरी है, उसके बाद चलेंगे इतिहास की ओर, क्योंकि ये इसके पीछे ये समझना जरूरी है। तो देखिए प्रयाग ऐतिहासिक काल यह एक टाइम पीरियड था। तो इसके बारे में कहा जाता है ऐसा समय जिसमें मनुष्य ने अपना घटना संबंधी कोई वर्णन नहीं किया। यानी अपना जो घटना उन्होंने किया था, कहाँ रहा, क्या किया, नहीं किया, उन्होंने अपना विवरण को नहीं लिखा था, यानी नहीं लिखा, विवरण नहीं किया, तो वो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। और उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस काल के बारे में कहा जाता है ऐसा समय जिसमें मनुष्य ने अपना घटनाओं को जो है लिखा था, घटनाओं के विवरण को तो लिखा था, यानी इन्होंने विवरण किया था, लिखा था, लेकिन यह लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इन्होंने विवरण जो किया वो लिखा, लेकिन यह किस लिपि में, किस भाषा में लिखा, उस अभी तक जो है ये पढ़ा नहीं जा सका था। यानी नहीं पढ़ा जाने के कारण जो है यह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया, यानी लिखे जाने के बाद भी पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य ने अपनी घटनाओं को जो है लिखा भी, अपने घटनाओं के विवरण को लिखा भी, और यह जो है पढ़ा भी जा सका। यानी लिखा भी गया, पढ़ा भी जा सका, वो हो गया ऐतिहासिक काल। तभी तो हम लोग कहते हैं इतिहास गवाह है, बाबर का जन्म इतना ईस्वी में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन इतना ईस्वी में हुआ था, इतिहास गवाह है कि इतना ईस्वी में ये चीज़ होगा। तो यही हुआ ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा भी गया और वो हम सब पढ़ भी लिए। तो ये इतने इसके बारे में जानकारी ले लिए। तो
अब इतिहास का जो है हम विभाजन करते हैं। इतिहास के विभाजन में देखिएगा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग इस प्रकार से है। एक है प्राचीन भारत, उसके बाद है दूसरा मध्यकालीन भारत, और उसके बाद तीसरा है आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। यानी ये इतिहास के 3 भाग में बांटा गया है। और यह जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो हम जो है प्राचीन भारत में 2 शब्द का उपयोग होगा। हम सर्वप्रथम प्राचीन भारत की ओर अभी जा रहे हैं, तो इसमें आपको 2 शब्द मिलेगा, एक BC और एक AD। तो इस सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। ये हो गया बिफोर BIRTH, बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, CHRIST, जेसस क्राइस्ट। और A4 हो गया एनो डोमिनी, A4 एनो डोमिनी। और BC हो गया बिफोर बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, यानी ये हो गया ईसा मसीह के जन्म से जो घटना पहले हुआ था, बिफोर हुआ, वो हो गया BC, यानी इसका अर्थ होता है हिंदी में ईसवी पूर्व। और AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना हुआ वो हो गया ईसवी सन। यानी ईसवी सन जो है यह ईसा मसीह के जन्म से ही प्रारंभ हुआ। यानी हम कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म अगर 563 ईस्वी पूर्व हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यह घटना जो है ईसा मसीह के जन्म से 563 ईस्वी पूर्व का है, क्योंकि ईस्वी का प्रारंभ ईसा मसीह के जन्म से ही हुआ। यानी जब इसका जन्म हुआ तब बोला गया कि एक ईस्वी प्रारंभ हो गया, तो ईस्वी पूर्व हो गया। और जैसे कहते हैं 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रारंभ हुआ, तो इसको 1942 AD कहिए या ईस्वी कहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 1942 ईस्वी बाद का जो है ये घटना है। यानी ये हो गया इसके बाद का घटना, ये हो गया इसके जन्म के पहले का घटना। तो ये जान गए। तो फिर चलते हैं, आज का जो हम बोले थे कि आज प्राचीन भारत की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जो है पहले डिटेल से जानकारी लिए थे, आप देख भी लिए। मेरा उद्देश्य था कि इसके बैकग्राउंड को पहले बता दिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जब तक गहराई से नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ये प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी का जो है प्रमुख 4 स्रोत है। वो स्रोत जो है कौन सा है वो देख लेते हैं। एक हो गया धर्म ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण, और उसके बाद चौथा हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में 4 आपको जो है स्रोत है, जिससे आप हम जो बात बताए हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यानी इसके बारे में ले सकते हैं, एक धर्म ग्रंथ, एक ऐतिहासिक ग्रंथ, और एक विदेशियों का विवरण, एक पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ हो गया, जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, और वेदांग इत्यादि, महाभारत पुराण आप चलेंगे। फिर वो ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जो यहाँ पे विदेशियों आए, जो इतिहास का ग्रंथ लिखा गया है, तो उनसे जो आपको जानकारी मिलेगा, जैसे रामायण महाभारत, तो ये हो गया
ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। इससे यही आपको मिलेगा कि जो विदेशी आए थे, चाहे वो चाइना का हो, चाहे यूनान का हो, चाहे इटली का, कहीं का भी हो, वो किसके दरबार में आए, उन्होंने क्या क्या भारत के बारे में कहा, देखा, सुना, तो वो जो विदेशियों जो विवरण किया, यानी ये भी हमारे प्राचीन भारत का एक स्रोत बन गया। उसके बाद आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो खुदाई हुआ था, खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान जो है जो कुछ साक्ष्य मिला, चाहे वह स्तूप क्यों ना हो, चाहे वह कुछ भी हो, जहाँ से कोई स्थल मिला, जैसे सिंधु घाटी का भी उत्खनन के बाद ही हुआ, तो उसी से भारत का भी पता चलता है। तो यहाँ उत्खनन के बाद जो भी स्तूप हुआ, चाहे वह शिलालेख हुआ, लेख हुआ, ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में जो जानकारी मिलेगा तो हो गया पुरातत्व साक्ष्य। यानी 4 प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, जानकारी का स्रोत है। तो इसके बारे में चलते हैं सर्वप्रथम हम धर्म ग्रंथ की ओर। तो देखिए, धर्म ग्रंथ में जो है लिखते हैं, जैसे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हो गया वेद, उसके बाद आता है वेदांग, वेदांग, उसके बाद है महाकाव्य, उसके बाद है उपनिषद, और उसके बाद है पुराण या महापुराण। पुराण या महापुराण एक ही बात हुआ मेरे भाई। उसके बाद है उपपुराण, और उपपुराण, उसके बाद एक और है, वो है स्मृति। जैसे हम लोग कहते हैं कि सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है, तो ये स्मृति हुआ। तो देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, ज्योति, व्याकरण, निरुक्त। और उसके बाद है महाभारत, ये महाकाव्य 2 है, एक तो है महाभारत और एक है रामायण। तो इनके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद उपनिषद की संख्या 108 है, उपनिषद की संख्या 108। उसके बाद है पुराण या महापुराण, एक ही हुआ, इनकी संख्या जो है 18 है। उसके बाद उपपुराण, और इसकी संख्या 29 है। और उसके बाद स्मृति ग्रंथ है, और स्मृति ग्रंथ की संख्या 36 है। तो भाई ये जो है बार बार पूछा जाता है, इनके बारे में जो है आप याद जरूर कर लीजिएगा। वेद 4 हैं, वेदांग 6 है, महाकाव्य 2 है, उपनिषद 108, पुराण या महापुराण 18 और उपपुराण 29, स्मृति 36। तो ये था आज का यहाँ का मेरा जो है प्राचीन भारतीय के बारे में आपको वीडियो ये दे रहा हूँ। तो उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको चारों वेद के बारे में बताएंगे, फिर वेदांग के बारे में, फिर वेद के जो है प्रवर्तक, उपवेद कौन सा है उसका ट्रिक्स बताएंगे। तो आज का वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ये समझ में आया कि ना आया। अगर समझ में आया होगा और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब ये डेली बेस पे वीडियो बनाता रहूँगा चैप्टर वाइज। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में साथियों, नमस्कार।